अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दों पर आपके समक्ष बात रखी जाएगी। पहला जो मुद्दा है वो न्यू ईयर ही से मुताल्लिक है कि इस नए साल के अवसर पर जमात इस्लामी हिंद की ओर से क्या संदेश हम देना चाह रहे हैं वो इंशाअल्लाह आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उन पर ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर जिस तरीके से अटैक्स किए गए, उनके साथ जिस तरीके के मामलात पेश आए, उस पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है, उस पर जमात इस्लामी के क्या डिमांड्स हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हमारे सामने आती हैं, जिस किस्म का रेशियल बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, उस पर भी जमात इस्लामी की क्या मांगे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जमात इस्लामी क्या सोचती है, उस विषय पर बात रखी जाएगी। तीसरा ये कि सर्दी के इस मौसम में कोल्ड वेव और दीगर बहुत सी वजूहात की वजह से जो बड़े पैमाने पे गरीब लोग मुतासिर होते हैं, उस सिलसिले में जमात इस्लामी क्या कोशिशें पूरे देश भर में कर रही हैं, वो भी आपके साथ रखी जाएंगी। और इस सर्दी के इस मौसम में सरकार और आम जनता के लिए जमात इस्लामी के जो सुझाव और सजेशंस हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये 3 मुद्दे हमारे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोतसिम खान साहब और जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब एड्रेस करेंगे। तो और समय ना लेते हुए मैं सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी प्रेस के साथियों का जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं और साथ ही साल 2026 की शुरुआत पर हम आप सबको शुभकामनाएं भी देते हैं और पूरे मुल्क के लिए भी हम दुआ करते हैं कि ये साल हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा और बेहतर साल साबित हो। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिन 3 इश्यूज को लिया है उसमें पहला इशू यही है कि साल 2026 की शुरुआत पर हम देश की जनता और सरकार को आपके माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं उसको हमने यहाँ लाने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि जो साल गुजरा है उसका हम ईमानदारी के साथ एनालिसिस करें, जायजा लें कि पिछले साल किन पहलुओं से अच्छा गुजरा है, क्या कमियां रही हैं देश में, समाज में, राजनीति में, हमारी आर्थिक स्थिति में क्या कमजोरियां रही हैं और उनको हम इस आने वाले साल में कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक बात तो ये कि जमात इस्लामी हिंद ने ये तय किया है, ये रिजॉल्व किया है कि हम इस साल को पीस, यूनिटी और जस्टिस का साल बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरे मुल्क में अमन हो और आपस में इत्तेहाद और यूनिटी हो और इंसाफ और जस्टिस हो सबके साथ, और नाइंसाफी की, इनजस्टिस की, अन्याय और अत्याचार की जितनी शक्लें हैं वो सब खत्म हो, कम हो। पिछले साल के जायजे से ये बात मालूम होती है कि हमारे देश में बहुत से पहलुओं से जो गलत चीजें हुई, नफरत समाज में बढ़ाई गई है, नफरत का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है, समाज में एक बंटवारा और डिवीजन पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, उसके नतीजे में कई जगह वायलेंस हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है।
टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं और समाज में क्राइम्स, खासतौर से औरतों और खवातीन के सिलसिले में बहुत से क्राइम्स हुए हैं, बढ़े हैं। माइनॉरिटीज और खासतौर से मुसलमानों के सिलसिले में ये बात सामने आई है कि उन पर जो ज्यादतियां और मजहबी आजादी को तंग करने की जो कोशिशें और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स हैं, जो खुद साख्ता ग्रुप्स बने हुए हैं, जो समाज में नफरत और दहशत फैलाते हैं, उनके जरिए से जिस तरह के वाकयात वायलेंस के और हिंसा के और मॉब लिंचिंग के हुए हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक और अफसोसनाक बात यह कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को सदा मिलने के बजाय उनको प्रोटेक्शन और पैटर्नाइजेशन उनको हासिल होता है, उनको कानून से एक किस्म की इम्यूनिटी मिल जाती है और उनके हौसले बढ़ते हैं। ये हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हम ये भी महसूस करते हैं कि इस साल अमीरी और गरीब के दरमियान जो खाई है वो और ज्यादा बड़ी है और इस खाई को आने वाले साल में कम होना चाहिए। हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे मुल्क का जो जमहूरी माहौल है वो बहुत कमजोर हुआ है। उसको बचाने की और मजबूत करने की इस आने वाले साल में हमको कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से आदिवासियों और दलितों पर भी अन्याय और अत्याचार के मामला बढ़े हैं। स्टेट की तरफ से एक्सट्रीमिज्म को रोकने के नाम पर जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया, उन पर हमले किए गए आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर से, वो हम सब के लिए चिंता की बात है। समाज में आपस में जो प्रेम और सद्भाव होना चाहिए उसमें कमी आई है। आपस का जो ट्रस्ट और भरोसा है वो कम हुआ है। नए साल में इस बात की जरूरत है, आवश्यकता है कि इस म्यूचुअल ट्रस्ट को और हार्मनी को हम बेहतर करें और सरकार और राजनीतिक पार्टियों पर ये दबाव बनाएं कि वो इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। साथ ही इस साल में हम ये भी समझते हैं कि एनवायरनमेंट के ताल्लुक से हम सबको, हमारे नागरिकों को भी और सरकारों को भी बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली हो। हमने देखा पिछले दिनों में अरावली रेंज के सिलसिले में जिस तरह के फैसले आए और बाद में उसको रोका गया, तो एक तरह से जो माइनिंग माफियाज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को दांव पर लगाने की कोशिश हुई। आने वाला साल हम इस बात की कोशिश करें कि हमारी जीवन शैली और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर पाएं और सरकार ऐसी नीतियां बनाए और सरकार को मजबूर किया जाए ऐसी नीतियां बनाने पर जो एनवायरनमेंट को की हिफाजत करे और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक बैलेंस के साथ जरूरत के तहत उसका इस्तेमाल हो। इस नए साल में हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति की राहों पर आगे बढ़े, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो और जो कमजोर तबकात हैं उनको खास तौर से प्रोटेक्शन और भरोसा उनका सरकार में और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में बढ़े, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो इस मौके पर हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आने वाला ये साल हमारे मुल्क के लिए और हमारे समाज के लिए हर लिहाज से बेहतर साबित हो और जो पहलू 2025 में और इससे पहले तशवीशनाक रहे हैं उनको कैसे हम
रोकने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा जो इशू खास इसी से जुड़ा हुआ भी है वो है कि पिछले दिनों क्रिसमस के मौके पर पहली मर्तबा, वैसे तो वाकयात पहले भी होते रहे, लेकिन इस मर्तबा जिस तरह से एक के बाद एक देश के कई हिस्सों में क्रिसमस के मौके पर कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां वायलेंस करने की कोशिश की, डर और भय पैदा करने की कोशिश की, उसमें डिस्टरबेंस पैदा किया, लोगों को रोका गया, बहुत से क्रिश्चियंस के घरों में उनकी इबादतों से उनको रोकने की कोशिश की गई, मारपीट की गई, वायलेंस किया गया। और एक वाकया तो बहुत खतरनाक जो हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट यानी त्रिपुरा के एमबीए के स्टूडेंट को उत्तराखंड में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई, और जिस तरह नॉर्थ ईस्ट लोग के रीजन के लोगों के खिलाफ जो नफरत और घृणा का माहौल पैदा करने की कोशिश, और ईसाई कम्युनिटी पर जिस तरह के हमले हुए हैं, मुसलमानों पर तो पहले होते ही रहे, लेकिन इस मर्तबा क्रिसमस के मौके पर खास तौर से हमारे ईसाई भाइयों को और उनके जो त्योहार, खास तौर से क्रिसमस के मौके पर जिस तरह से डिस्टरबेंस किया गया, वायलेंस की गई, वो हम सब के लिए बहुत तशवीशनाक है। जमात इस्लामी हिंद ये मुतालबा करती है, डिमांड करती है कि ऐसे कानून बनने चाहिए कि जो रीजन के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन और रीजन की बुनियाद पर नफरत फैलाने और कम्युनिटी और रिलीजन के बुनियाद पर नफरत फैलाने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनके लिए खास कानून बनाया जाए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। तो ये दो इश्यूज, और इंशाल्लाह और बातें हमारे दूसरे नायब अमीर मलिक मुतसिम खान साहब दूसरे इश्यूज पर और इन इश्यूज पर भी रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आप तमाम को और देश के सभी भाई बहनों को नए साल 2026 की हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देते हैं। देश में देश की जनता बहुत से मसाइल से जूझ रही है। मैं मसाइल की तवील फहरिस्त यहां गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस नए साल के मौके पर हमारा ये मैसेज आपके जरिए से जाना चाहिए और देश की जनता को इस पर गौर करना है कि इस पूरे मसाइल की असल जड़ क्या है। तो नंबर एक जड़ मेरे नजदीक ये है कि देश में इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। सही सोचना, सही समझना, सही बोलना, सही एनालिसिस करना, सही नुक्ते नजर ये मौजूद नहीं है। उसकी जगह पर अनभक्ति है, रूमर्स है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इसने हमारे देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल क्राइसिस पैदा कर दिया है। दूसरी चीज जो देश में जो मसाइल उसमें नए साल के मौके पर यह सोचना चाहिए वो मोरल क्राइसिस, जिसको हम अखलाकी बुहरान कहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स में हो या कैंपस में हो, चाहे वो बाजार में हो या मार्केट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो या पॉलिटिशियंस में हो, चाहे वो जुडिशियरी में हो। बड़ा मोरल क्राइसिस है जिसके नतीजे में देश भर में हम कितना ही अच्छा भारत के लोगों के लिए प्रोग्राम बना ले, स्ट्रेटेजी बना ले, प्लान बना ले, लेकिन वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान जो मोरल क्राइसिस की वजह से देश को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रही है। तीसरा, इस नए साल के मौके पर हम शुभकामनाएं देते हुए ये बात की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। तीसरा जो क्राइसिस है या जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक है। इस मौके पर यह सोचना चाहिए कि देश में 1% लोगों के पास
देश की 40% दौलत है। देश के 10% लोगों के पास देश की 66% दौलत है और देश के 50% लोगों के पास सिर्फ 6% दौलत है। तरक्की हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो डायमेंशन है इस पर सोचना चाहिए। तो ये जितने जो मसाइल हैं, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नीचे चले गए और रीजनलिज्म, रेसिज्म, सीडो नेशनलिज्म, ये चीजें उभर गई, जिसका चीजें हम देख रहे हैं। तो इन दिनों जो मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ या दलितों पे हुआ, आदिवासियों पे हुआ, लेकिन इस साल के खत्म पे 2025 में दिसंबर के आखिरी महीने में जो क्रिश्चियन भाइयों के साथ जुल्म हुआ, उनको प्रेयर करने की आजादी नहीं मिली, उनके बरियल के इश्यूज को डिस्टर्ब कर दिया गया, उनके वो सांता जो पहनते वो पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया, उसको रोक दिया गया। तो इससे पहले तो मुसलमानों के साथ ये सिलसिला चल रहा है, अभी जारी। जो कश्मीरी लड़के यहाँ आके मारपीट करते हैं, उनका आना उनके लिए मसला बन गया। हम चाहते हैं कि कश्मीर को हमारे साथ करें, कश्मीर की आवाम को हमारे साथ करें, लेकिन अगर कश्मीर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, कश्मीर के लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, तो हम कश्मीरियों को हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? तो इस नए साल के मौके पर अब जो सर्दी का मसला भी आ गया, जो हमारे आज के प्रेस नोट में है, जमात इस्लामी हिंद खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया में सर्दी के इस मसले से निपटने के लिए जमात अपनी तरफ से भी, अपने अलाइड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जितना मुमकिन है ब्लैंकेट्स की तकसीम का काम करती है और हम उनके साथ उनके उस दुख में, दर्द में शरीक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है कि जमात इस्लामी एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में और भी एनजीओ काम करती है, लेकिन इन लोगों को जो लेबर हैं, जो होमलेस हैं, जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इन सब के लिए, और जो मेकशिफ्ट चीजों में रहते हैं, उन सब के लिए सर्दी, एक सख्त सर्दी, जानलेवा सर्दी एक बड़ा मसला है। तो हम देश की जनता से भी ये चाहते हैं, देश के दूसरे लोगों से भी चाहते हैं कि सर्दी के इस जानलेवा मौसम में उनकी मदद के लिए हम आगे आए, ताकि हम इंसानों के अंदर रहम, हमदर्दी और बिला लिहाज मजहब मिल्लत, जमात का ये भी जो प्रोजेक्ट है ब्लैंकेट की डिस्ट्रीब्यूशन का, बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंसानी हमदर्दी का इजहार। हम हुकूमत से भी चाहते हैं कि वो इस मामले को ले और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ये तीन बातें थी कि देश में जो कुछ इश्यूज हैं उसकी असल सबब इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, मॉरल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। तो आने वाले साल को 2026 को हमको ईयर ऑफ जस्टिस, पीस, यूनिटी एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, इस हैसियत से हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। ये जमात का अपने बारे में यकीन है कि वो कोशिश करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की जनता हमारे साथ हो और हम सब मिलकर कोशिश करें कि आने वाले 2026 को हम सबके लिए एक मोहब्बत का, तरक्की का, अमन का, इंसाफ का साल बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपसे एक सवाल है। आपने अभी कहा कि ये इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये जो अचानक हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर जो मॉब लिंचिंग के, हेट क्राइम के, हेट स्पीच की एक बाढ़ आ गई है, इसका मुकाबला करने के लिए क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है, कोई प्लानिंग है? तीसरा यह है कि ममदानी ने उमर खालिद के हवाले से एक नोट लिखा है जिस पर भारत में बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने इसे भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरफेरेंस कहा है। जमात इस्लामी का स्टैंड क्या है उसकी? ये देखिए कि इंटेलेक्चुअल क्राइसिस का मतलब ये है कि देश अपने आज़ादी के मौके पर हमने अपने देश की शनाख्त बनाई। वो शनाख्त ये थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी शनाख्त थी हमारे प्रियम्बल में, वो प्रियम्बल था इक्वालिटी,
लिबर्टी का, फ्रीडम का, जस्टिस का, फ्रैटर्निटी, ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन अब इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ये आ गया है कि हम कंफ्यूज हो गए या लोगों ने कंफ्यूज किया है। अब देश में ये जो नेशनलिज्म आ गया है, या जो अब अल्ट्रा, इसको नेशनलिज्म कहें या सीडो नेशनलिज्म कहें, इसमें ये बात आ गई है कि यहाँ अब एंजल चकमा जो त्रिपुरा का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसका यहाँ पर उत्तराखंड में उसके साथ लिंचिंग हो जाती है। क्यों? रेसिज्म, मतलब इक्वालिटी नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियंस के साथ, हम देख रहे हैं कश्मीरियों के साथ, हम देख रहे हैं मुस्लिम्स के साथ, तो ये इसलिए हुआ कि ये जो नेशनलिज्म में ये बात जो आ गई कि नेशनलिज्म का मतलब जैसे कि लोग समझ रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का है और दूसरों का नहीं है। ये जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गई कि ये देश किसका है, ये देश में रहने वाले सब लोगों का है या देश में रहने वाले किसी खास लोगों का है। तो ये इसको हल करना है, पॉलिटिशियंस हल करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स हल करेंगे, लीडर्स हल करेंगे, आवाम हल करेगी। और हम समझते हैं कि आज ही आकर लोगों को वो मसला हम हल करने में कामयाब होंगे। लेकिन फिल वक्त हम एक अपनी शनाख्त के बहरान से गुजर रहे हैं, देश शनाख्त की बहरान से गुजर रहा है। अब हम हमारे देश में भी कुछ चीजें देख रहे हैं। अगर हम गजा में वहां पे इंसानों पे जुल्म हुआ तो हम देश हिंदुस्तान में गजा के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाए। तो किसी दूसरे मुल्क में कौन हुकूमत करे, कौन हुकूमत ना करे, वहां की पॉलिटिक्स कैसी हो, पॉलिटिक्स कैसी ना हो, ये अलग मसला है। लेकिन आज दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई जुल्म होता है तो दूसरे मुल्क के लोग इंसानी ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे आवाज उठाते हैं, और हमको आवाज उठाना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर वहां हमारे हिंदू भाई की लिंचिंग की गई, हम यहां से आवाज उठाते हैं, उठाने का हक है। हम बांग्लादेश में कौन गवर्नमेंट करे, हमको इससे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू भाई पे लिंचिंग होती है तो हम उठाएंगे। उसी तरीके से अगर भारत में किसी की लिंचिंग होती है तो दुनिया भर के लोग आवाज उठाते हैं। तो मसला ये हुकूमत में मदाखलत का नहीं है, सब इंसान है, इंसानों के साथ जुल्म होता है तो हर मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के इंसानों के लिए आवाज उठाते हैं। अगर हम भी किसी दूसरे दुनिया के किसी मुल्क में इंसानों ह्यूमन राइट्स वायलेट हो तो हम ही आवाज उठाएंगे। हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो तो दुनिया के लोग आवाज उठाएंगे। तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि इसमें कोई एक आदमी मदाखलत कर रहा है, दो मदाखलत कर रहा है। यहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कौन गवर्न करे ये बात नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई खास बात नहीं है वो कि कोई ममदानी कुछ कहता है या फला कुछ कहता है। हमको गजा के लोगों पे कहने का हक है, हमको बांग्लादेश के लोगों पे कहने का हक है। तो हमारे मुल्क के मसाइल पे भी दुनिया के लोग बात करें। एक सवाल मलिक साहब, शाहरुख खान की जो टीम है KKR, उसमें से बांग्लादेशी जो खिलाड़ी है उनको हटाने के लिए BCCI ने कहा है, क्या कहेंगे सर? भाई देखिए, ये क्रिकेट हो या दुनिया के स्पोर्ट्स हो, ये दुनिया के इंसानों को जोड़ने और मुल्कों को जोड़ने के लिए है। स्पोर्ट्स और लिटरेचर ये दुनिया में तोड़ने के लिए नहीं। तो इसलिए हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई की लिंचिंग हुई है, हम उसके खिलाफ है, उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स और गेम्स में हमको क्या करना चाहिए? हमारा ख्याल ये है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में ये चीजें दाखिल नहीं करना चाहिए। कम से कम लिटरेचर की और गेम्स की दुनिया को हमारे जो शॉर्ट क्या कहते हैं उसको कि नेशनल और क्या इस छोटे इश्यूज को लाकर उसको खराब नहीं करना चाहिए। वो तो पॉलिटिक्स है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स पर ही बनाना चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा जेस्चर दिया है बांग्लादेश की हुकूमत को। वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी डेथ हुई और उस पर यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाकर उनके एम्बेसी में कंडोलेंस किया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाना और पड़ोसियों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात हों।
और अगर कहीं कोई चीज गलत होती है तो उसको तवज्जो दिलाना। जमात इस्लामी हिंद का बयान आपने पढ़ा होगा, वहां जो सिचुएशन पैदा हुई कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ माइनॉरिटीज की हिफाजत करे। तो बांग्लादेश की में जो लोग भी अभी पावर में हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड एनफोर्स करें और वहाँ सबकी हिफाजत करना, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करना और माइनॉरिटीज की हिफाजत करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का ये कदम जो है अच्छे रिश्तों को सुधारने की तरफ, हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं। सर, जो ये क्रिश्चियंस का आपने इशू उठाया है, काफी जो ट्रम्प के सपोर्टर्स है इंडिया के अगेंस्ट, मतलब यूएस में काफी रेसिज्म बढ़ा है और ऑनलाइन रेटेड काफी हेटफुल हुई है, तो वो अब ये वीडियो पकड़ रहे हैं कि इंडियंस को देखो ये कैसे क्रिश्चियंस को अटैक कर रहे हैं, उसको बुनियाद बना के वो कर रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व का एक्सट्रीमिज्म है, आपके हिसाब से ये इंडिया की जो मॉरल अथॉरिटी रही है इसको अंडरमाइन कर रहा है? और सर दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन है शाहरुख खान का। आपने जो कहा कि बीएनपी को जो आउटरीच करा इंडिया ने उसका सपोर्ट करा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 2-3 एमएलए बीजेपी के कल फिर से आ रहा है कि कोई कह रहा है उनकी जीत काट देंगे, कोई कह रहा है जिहादी कह रहा है शाहरुख खान को। ये पूरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडरमाइन हो रही है आपके हिसाब से हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म के? देखिए, जब भी अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप नफरत का रास्ता अपनाएंगे और आप एक्सट्रीम तरीके अख्तियार करेंगे तो सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स पनपेंगे और पनप रहे हैं, और वो जब इतने ज्यादा हो जाएंगे कि जो जिस मकसद के लिए बनाए गए थे वो उनके काबू में भी नहीं रहेंगे। और आगे जाकर हम तो सरकार को, मौजूदा सरकार को कहना चाहते हैं कि यही ग्रुप जो है आगे चलकर आपको चैलेंज करेंगे एक दिन। तो इसलिए अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए नफरतों को उभारना और ऐसे ग्रुप्स को आगे बढ़ाना या उनको बचाना या उनको पैटर्नाइज करना, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और ये अफसोस की बात है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो है ऐसे एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पर लोग जा रहे हैं और ये कहीं रेसिज्म के नाम पे हो रहा है और हमारे यहाँ इसको मजहब का नाम लेकर यहाँ करने की कोशिश हो रही है। मगर अब दुनिया इतनी छोटी है और एक छोटी सी जगह पर होने वाली चीज भी पूरी दुनिया में फैल जाती है, इसलिए अब आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते और पूरी दुनिया में लोग रिएक्ट करेंगे। रिपोर्टें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, चाहे यूएस में या दूसरे मुल्कों में जो रिपोर्ट्स आती हैं रिलीजियस फ्रीडम की हो या प्रेस फ्रीडम की हो, उससे कौन किसको रोक सकता है। अब हम चाहे रिपोर्ट्स को कितना ही नकार दें, लेकिन हमको ईमानदारी से गौर करना पड़ेगा। रिपोर्ट नकारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हालात को सुधारना जरूरी है कि आखिर ऐसी रिपोर्टें आ क्यों रही हैं। तो इसलिए चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, मॉब लिंचिंग और वायलेंस हो, या रेसिज्म या रीजनलिज्म के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है ये आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर इसको नहीं रोका गया। जी हाँ, बिल्कुल, वो बहुत अफसोसनाक है और उसको मीडिया पर दिखाया भी गया, उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ और कुछ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो हौसला और हिम्मत इन क्रिमिनल एलिमेंट्स में नजर आ रही है, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो फोर्स है उसको रोकने की जरूरत है। ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करने से या हल्की फुल्की एफआईआर दर्ज करके और कुछ लोगों पर करने से मुझे लगता है मसला हल नहीं होगा। आप इस तरह के लोगों को छूट देकर के लोग खुलेआम हथियार बांट रहे हो, नफरत फैला रहे हो, और फिर भी आप जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो की गई है, मगर वो कार्रवाई इतनी मामूली है, दिखावे की मालूम है। कार्रवाई गुर्गों पे हुई है, जो मुख्य आरोपी उस पर नहीं हुई है। जी, तो ये बहुत खतरनाक बात है, इसको रोका जाना चाहिए। और इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है कि अगर ये रास्ता खुल गया और लोग इस तरह से अपनी मर्जी से ये सब करने लगे तो हुकूमत का क्या काम है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का क्या काम है। तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये जितने गैर कानूनी है ये तमाम चीजें, हथियारों का डिस्प्ले करना, उनको बांटना, नफरत फैलाना, जाहिर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। गाजियाबाद में तलवार या और हथियार लोगों में तकसीम किए गए, इस पर तो पुलिस कार्रवाई करना चाहिए।
लेकिन इसके जवाब में लखनऊ में कुछ मुसलमानों ने लोगों के दरमियान में फूल और पेन भी तकसीम किए हैं। वो तो एमआईएम के कार्यकर्ता किसी ने भी किया, वो मुसलमानों ने किया है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं योगी गवर्नमेंट वो फूल और पेन का तकसीम करने वालों पे FIR बुक कर देगी, ये डर है। मेरा सवाल ये है कि बजट आने वाला है नेक्स्ट मंथ, इंडिया में जो है इनइक्वालिटी जो है, इकोनॉमिक जो है डिस्पैरिटी जो है बहुत बढ़ रही है। जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है इनइक्वालिटी वर्ल्ड रिपोर्ट पेरिस की, उसमें बताया गया है कि इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री से शामिल हुआ है। और दूसरी तरफ जो है ये मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, एक तरह से खत्म ही कर दिया गया है, स्टेट को ज्यादा जिम्मेदारी डाली गई। तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होगी? बजट और इकोनॉमिक इश्यूज बहुत अहम है, इसलिए हमने उसको 3 इश्यूज से एक और इशू ऐड करना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस पर हमारी टीम अलग से काम कर रही है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम हर साल हुकूमत को बजट पर सजेशंस भेजते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अलग से बयान भी आएगा, रिलीज भी आएगा, तो वो तफसीलात आप तक पहुंचेंगी जल्दी। उस पर काम हो रहा है, इसको हमने उसकी अहमियत के पेश नज़र उसको आज हमने होल्ड किया है।